हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। तो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या होता है पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस इसी वीडियो में करेंगे जो है आंतरिक ऊर्जा। तो आंतरिक ऊर्जा क्या होता है इस पर भी हम डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं केवल एक बात कहूंगा, यदि आप रट कर नहीं बल्कि समझ कर याद करना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहें। एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा और रटना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। तो चलिए जी हम देखते हैं। पहले हम ऊष्मागतिकी के शून्य नियम को जान लेते हैं। तो देखिए ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या है, यहाँ पे हमने लिखा है ना, समझ में आ जाएगा। पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, जिससे मैं जब पढ़ूँ तो आपको समझ में आए। देखिए ऊष्मागतिकी के शून्य नियम में हमें सिंपल सी बात ये बताया गया कि मान लेते हैं सपोज डेट दो वस्तुएं हैं, एक ये वस्तु है और एक ये वस्तु है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये दो वस्तु हैं। एक वस्तु पर मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इसका ताप जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, और इस वस्तु का ताप मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। एक की 100 है, एक की 50 है। मैं आपसे पूछूं किस वस्तु का ताप अधिक है और किसका कम, तो आप देख के कह देंगे कि इसका 100 है, इसका 50 है। इसका मतलब इन दोनों में जिसका ताप अधिक है वो है ये वाला वस्तु, ठीक है ना। इतनी बात कहेंगे। तो शून्य नियम में हमें यही बताया गया, ऊष्मागतिकी के शून्य नियम में, कि यदि दो अलग अलग वस्तुएं, मतलब दो अलग अलग तापमान वाले या ताप वाले वस्तुओं को एक पास संपर्क में हम रखते हैं, तो अगर संपर्क में रखेंगे तो जो अगर इनको हम संपर्क में रखते हैं तो जो ये ताप है ना, जो ऊष्मा है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होगी। मतलब जो ऊष्मा इसमें से जो ये 100 है, ये मतलब ये अधिक है ये कम है, तो अधिक से कम की ओर जाएगी, ठीक है ना। यही बात हमें इस नियम में बताया गया है। अच्छा, जब पढ़ूंगा तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात ये कहा गया, जब दो अलग अलग ताप वाली वस्तुओं को, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, वास्तु लिख दिया गया, वस्तु आप समझिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक को सुधार कर लीजिएगा। जब दो अलग अलग ताप वाली वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, मतलब ये दो अलग अलग ताप वाली वस्तुएं हैं, एक पर 100 है एक पर 50 डिग्री सेल्सियस है। तो जब दो अलग अलग ताप वाली वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता रहता है। मतलब जो ऊष्मा की जो प्रवाह है वो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता रहता है। मतलब ऊष्मा किधर से किधर जाएगी, ऊष्मा इधर से इधर की ओर प्रवाहित होगी। यही बात कहा गया, जब तक दोनों वस्तुओं समान ताप की न हो जाए। और कब तक ये ऊष्मा प्रवाहित करते रहेगी, जब तक इन दोनों का जो ताप है वो एक समान ना आ जाए। मतलब ये 100 है तो ये कब हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, और ये वस्तु जो है ये भी, इसका भी 75 डिग्री सेल्सियस ताप हो जाएगा। तब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि दोनों 50 और 100, मतलब 100-50 मिलकर 150 का आधा कितना होता है, 75 और 75, समझ रहे हैं ना। तो ये बात है, यही है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, कि जब क्या लिखा गया, जब दो अलग अलग ताप वाली वस्तुओं को एक संपर्क में रखा जाता है तो अधिक ताप वाली, मतलब तो ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता रहता है, और तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का जो ऊष्मा है या दोनों वस्तुओं का जो ताप है वो इक्वल ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, तब तक होता रहता है जी। बात आप समझ गए हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए, आगे हम बढ़ेंगे जी। चलिए, अब हमारा दूसरा एक इंपॉर्टेंट नियम आ जाता है जो है आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा क्या होता है जी, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए आंतरिक ऊर्जा का सिंपल सा मतलब क्या है। मान लेते हैं ये एक बर्तन है, ठीक है ना, और इसमें मान लेते हैं निकाय है। थोड़ा सा बात को समझिएगा, निकाय आपको ना पता हो तो मैं कहूँगा, ये देखिए इस चैप्टर का ये लेक्चर 3 है।
आप फर्स्ट जब लेक्चर देखेंगे तो निकाय आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। निकाय को अंग्रेजी में कहते हैं सिस्टम, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात बताया गया कि ये एक बर्तन है जिसमें हमने निकाय को भरा है। निकाय मतलब कोई भी पदार्थ हो सकता है, जैसे कि जल हो गया, चीनी हो गया, या कोई भी पदार्थ, तो इसमें हमने भरा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, इस निकाय के अंदर जो भी ऊष्मा होती है ना, इस निकाय के अंदर जितनी ऊष्मा स्टोर होती है, ठीक है, उसी ऊष्मा को ही हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, या आंतरिक मतलब क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा हम कहते हैं। इतनी बात समझ गए। अच्छा, एक और बात है कि इस ये जो निकाय है ना, इसकी जो ऊर्जा है वो प्रत्येक के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। इसमें निकायों की जो ऊर्जा है वो प्रत्येक के लिए अलग अलग होता है, वो भी आपको अभी पता चलेगा। देखिए हमने क्या लिखा है, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा हमने यहाँ पे सिंपल सी बात बताया है, यहाँ पे समझिए। कह रहा है कि प्रत्येक निकायों की ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा से संबंधित होता है। मतलब ये जो प्रत्येक निकाय है, यहाँ पे निकाय है तो इसमें बहुत सारी निकाय हम मान सकते हैं। जल के साथ हमने चीनी भी मिला दिया तो 2 निकाय हो गया ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक निकायों की, ठीक है ना, कह रहा है कि प्रत्येक निकायों की जो ऊर्जा होगी ये एक निश्चित मात्रा से संबंधित होता है, वो एक निश्चित मात्रा से संबंधित होगा। मतलब मान लेते हैं इसमें, मान लेते हैं 2 निकाय है, एक है जल और एक है चीनी। तो यहाँ पे क्या गया कि प्रत्येक निकायों की ऊर्जा, प्रत्येक निकायों की ऊर्जा एक निश्चित मात्रा से संबंधित होती है। अब इनकी जो ऊर्जा होगी, इनकी इन दोनों की जो ऊर्जा होगी, ऊर्जा वो एक निश्चित मात्रा होगी कि किसी की मान लेते हैं किसी की ऊर्जा हो सकती है 10 हम कह सकते हैं डिग्री सेल्सियस हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग ऊर्जा होंगी। तो वही बात कहा गया, प्रत्येक निकायों की ऊर्जा, प्रत्येक निकायों की ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा से संबंधित होता है, जिसे उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। जिसे हम उस निकाय की क्या कहते हैं, जिसे हम उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि वास्तव में क्या होता है, वास्तव में किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के योग के बराबर होता है। मतलब वास्तव में जो आंतरिक ऊर्जा है ना, वास्तव में जो आंतरिक ऊर्जा है वो इस निकाय में उपस्थित विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं उनके योग के बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि जो ऊर्जा E = En E EC EP, इसी तरीके से और भी बहुत सारे आपके हो जाएंगे, ER EV ER प्लस EV प्लस ET, और भी इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। तो देखिए ये हमारा मतलब मान लेते हैं निकाय है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये निकायों की टोटल जो ऊर्जा जो E होगा वो प्रत्येक निकायों की ऊर्जाओं के योग के बराबर होगा। कह रहा है ना कि वास्तव में किसी निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा जो होता है वो उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के योग के बराबर होता है। तो इन सभी के योग के बराबर होगा। अब देखिए अगर आप चाहें, मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि यदि चाहे तो आप इसका भी का नाम लिख सकते हैं कि जैसे कि En क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे En क्या है, तो हम कह सकते हैं En क्या है, नाभिकीय ऊर्जा है, ठीक है ना। ये क्या है, En क्या है, नाभिकीय ऊर्जा है। यहाँ पे E क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। EC क्या है, तो EC हम लिख सकते हैं वो क्या है, EC है रासायनिक ऊर्जा। ये सभी आपको नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे EP आ गया, तो EP क्या है, तो ये P मतलब पोटेंशियल, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है जो ER क्या है,
तो याद रखेंगे घूर्णन ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है ना। ER घूर्णन ऊर्जा हो जाएगी। फिर से आता है हमारा कि जो E भी क्या होता है, तो कंपन ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप याद रखेंगे ET क्या हो जाएगा, स्थानांतरण ऊर्जा हो जाएगा। जो ET होता है वो स्थानांतरण ऊर्जा हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमने सभी का मान लिख दिया। EN क्या है, नाभिकीय ऊर्जा, EE क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, EC क्या है, रासायनिक ऊर्जा, EP क्या है, स्थितिज ऊर्जा, ER क्या है, घूर्णन ऊर्जा, EV क्या है, कंपन ऊर्जा, और ET क्या है, स्थानांतरण ऊर्जा। तो देखिए इन सभी के जो योग होगा वही क्या हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा के बराबर होगा। एक दो बार आप पढ़ेंगे ना, याद हो जाएगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। परिभाषा लिखने के बाद आप इस फॉर्मूले को लिखकर नीचे ये लिख लीजिएगा। ये फिगर बनाना अनिवार्य नहीं है, समझाने के तौर पर मैंने इसको बनाया था, ठीक है ना। अदरवाइज मैं आशा करता हूँ आपको आसानी तरीके से ये दो टॉपिक जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है वो सब आपको समझ में आ गया होंगे। अदरवाइज अगर अच्छे से ना समझ में आए तो मैं यही कहूँगा, बेसिक इसका जो ये लेक्चर 4 है ना, इससे पहले के 3 लेक्चर हैं उसको आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी बात, कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, हमसे स्टडी करना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे ऐसे कीजिएगा। मान लेते हैं ऊष्मागतिकी का शून्य नियम नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ना है, तो आप लिखिए ऊष्मागतिकी का शून्य नियम ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे, वीडियो आपको हमारा मिलेगा, तो वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।